हाय लर्नर्स, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर जो कि मैं कहूँ कि क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है। लेकिन सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? करेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि हम इस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमारी लाइफ से रिलेटेड, यानी कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या आपकी बॉडी उन एक्टिविटीज को करने में किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, हम उन सारी एक्टिविटीज के बारे में या बॉडी के उन सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। और यही सब चीजें इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे फिजियोलॉजी के साथ। किसके साथ डील करेंगे इस चैप्टर में? मैंने कहा कि हम लोग डील करेंगे फिजियोलॉजी के साथ। क्या होती है ये फिजियोलॉजी, जरा उसको जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें डील करेंगे फिजियोलॉजी के साथ। बच्चों, ये जो वर्ड है ना फिजियोलॉजी, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा होता है? जैसे एक वर्ड होता है फिजिस। क्या होता है? फिजिस। और दूसरा वर्ड होता है लॉगस। क्या होता है? लॉगस। फिजिस का मतलब होता है किसी चीज का नेचर या फिर उसका ओरिजिन। नेचर या फिर ओरिजिन। और लॉगस जो वर्ड है वो बनाता है लॉजिको, जिसका मतलब होता है टू स्टडी ऑफ। क्या मतलब होता है? टू स्टडी ऑफ। यानी कि हम इसमें हमारे जितने भी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जितने भी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनका नेचर किस तरह का है, जितने भी जो आप बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एटसेट्रा, उन सभी के नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब सर ये नेचर किस तरह का होता है? नेचर का मतलब कि वो फंक्शन किस तरह से अपना करता है, और आपकी बॉडी में या आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना रोल किस तरह से प्ले करता है। इस पूरे लेक्चर में, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं कहूं कि हम लोग इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर हम इसमें सिर्फ हमारी बॉडी की या फिर ह्यूमंस की बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ डील करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करेंगे, और हम लोग कुछ इसमें प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे कि उनकी बॉडी में फिजियोलॉजी का पार्ट क्या है, या उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हम कुछ, मैंने कहा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, राइट। अब वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे और वो प्लांट्स की प्रोसेसेस कौन सी होंगी, वही सब चीजें हम लोग आगे इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस में और क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, इस पूरे मैंने जैसा कि आपको बताया इंट्रोडक्टरी सेक्शन एंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, कौन से होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, उनके बारे में जानेंगे। ये हमारे रहेंगे इस लेक्चर के टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जितने भी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है और ये कैसे दिखते हैं? भाई जैसे कि हम हैं, हम भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स हैं, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी जो आप यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म? यूनिसेल्युलर। कौन से कहे मैंने? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे।
यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब मैंने क्या कहा, मैंने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कहा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और बाकी के जो हैं, बाकी के कौन से हुए सर, बाकी के हुए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। बाकी के कौन से हुए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास मैनी सेल्स हैं। मैनी सेल्स मतलब जैसे कि हम लोग बात करेंगे इसमें, इस चैप्टर में ह्यूमंस के बारे में, जैसे कि हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में थोड़ी सी प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सो इन सब को हम यहाँ पे एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। व्हाई दे नीड अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, हम कितने सारे सुबह से लेकर शाम तक फंक्शंस करते हैं, जैसे कि आप भागते हैं, चलते हैं, सोते हैं, या फिर अदर एक्टिविटीज जितनी भी आप करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, उसके लिए हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। और वो भी कैसे, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। सर ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जो एनर्जी की हो रही है ये कहाँ जाती है, ये जाती है आपकी बॉडी की सेल्स के अंदर। कहाँ जाती है, आपकी बॉडी की सेल्स के अंदर। सर ये सेल्स के अंदर किस फॉर्म के अंदर जाती है, तो वो हम अभी आगे हम उसके बारे में जानेंगे जब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। क्या चाहिए उसको, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू डू वर्क at least for fundamental activities to sustain life। सर ये fundamental activities कौन सी होती हैं? अगर मैं fundamental activities के बारे में बात करूं तो fundamental activities आपकी कौन सी हो गई, जैसे हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस जो हैं अपने फूड के लिए one place to another place सर्च करते हैं ना, फूड के लिए हम अपने शेल्टर के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। यानी कि हमारी जो फंडामेंटल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो भाई लोकोमोशन भी एक फंडामेंटल एक्टिविटीज में आ गया। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो फूड को इनटेक करना हो और उसको डाइजेस्ट करना हो और आगे बाकी की सेल्स तक पहुंचाना हो, ये भी फंडामेंटल लाइफ के प्रोसेसेस के अंदर आता है या फिर फंडामेंटल एक्टिविटीज के अंदर आता है। और जो भी आप फूड खाते हो उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको भी हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, वो भी एक फंडामेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है जिनके बारे में अभी हम लोग आगे डील करेंगे, राइट। सो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अब सवाल तो मन में ये आ रहा होगा ना कि सर ये चीज तो समझ आए कि हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए एनर्जी की, बट फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी। सो भाई कुछ हम जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम अपने सराउंडिंग से इस एनर्जी को लेते हैं। सर सराउंडिंग से कैसे, क्या हम फैन से एनर्जी ले रहे हैं, क्या हम एसी से एनर्जी ले रहे हैं? सर सराउंडिंग से क्या मतलब है, सराउंडिंग से मतलब आपके बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ये फूड बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, करेक्ट। आपके मन में बात आई होगी ऑटोट्रॉफ्स को लेके, यानी कि जो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, जिनके बारे में हम अभी आगे डील करेंगे। मैं ऐसे बार बार क्यों कह रहा हूं कि उनके बारे में हम आगे डील करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी सेशन in which we will deal about कि what we are going to discuss in this chapter, correct? Now you got my point, right? तो जैसे कि मैंने कहा कि सराउंडिंग से, तो सर सराउंडिंग से आपने एग्जांपल दिया ग्रीन प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स में कहां से लेते हैं एनर्जी, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं कहां से, फ्रॉम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं सनलाइट। रिमेंबर माय पॉइंट कि सनलाइट कैसी होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, सनलाइट कैसी होती है, सनलाइट जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसा है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसी सोर्स है ये, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ
एनर्जी। ओके, ये बात भी समझ आती है। फ्रॉम अदर केमिकल्स, राइट, और अदर केमिकल से भी जब हम इसमें फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे ना हमारी बॉडी की, तब हम इनके बारे में अच्छे से डील करेंगे। इसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने बाकी के फंक्शंस को कर पाता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, ऑस्मोटिक हो, और बाकी के जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग चल रही है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग चल रही है, उनको रेगुलेट कर पाता है, या उनकी बॉडी जो उसको रेगुलेट कर पाती है, जिसको हमने फिजियोलॉजी का नाम दिया। करेक्ट, राइट। सो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम फिर फंक्शनिंग जो है वो कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम एनर्जी नहीं लेंगे तो बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो हम ये एनर्जी कहां से लेते हैं, हम ये एनर्जी लेते हैं अपने सराउंडिंग से, राइट। तो ये बेसिकली हमने इस स्लाइड में हमने एनर्जी को देखा कि हम जो एनर्जी है वो कहां से ले रहे हैं एंड व्हाई वी नीड अ एनर्जी, राइट। ओके, सो नाउ हम क्या करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जिन एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको बात बता रहा था ना, जैसे कि रनिंग हो गया, जैसे कि स्विमिंग हो गया, ईटिंग हो गया, मेकिंग नॉइज, प्लेइंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है, या लोकोमोशन हो गया, राइट, या फिर मूवमेंट हो गई सिंपल। ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कर पाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात मन में आ रही होगी ना कि सर अभी तो आपने कहा था कि प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं जो लिविंग के अंदर आते हैं, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक ह्यूमन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ही लिविंग है, लेकिन यहाँ हमें जो प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, प्रोसेसिंग तो होती है, लाइफ प्रोसेसेस इनकी बॉडी में भी होती है, लाइफ प्रोसेसेस इनकी बॉडी में भी होती है। ये जो होते हैं एनिमल्स, ये थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन अपना प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना अभी आपको इनिशियली कि जैसे फूड के लिए या शेल्टर्स के लिए एनिमल्स को लोकोमोट करना पड़ता है, लेकिन बच्चों ये तो लोकोमोट नहीं करते। अच्छा, वर्ड कौन सा आया यहाँ पे, लोकोमोशन या लोकोमोट। क्या मतलब होता है लोकोमोशन का यहाँ पे, चलिए जरा एक छोटी सी जानकारी आपको इसके अंदर हम देते हैं। मैंने कहा लोकोमोशन, मैंने कहा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि यहां कोई ए पॉइंट है और आप इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मूव कर गए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जबकि दूसरा वर्ड मैंने कौन सा बोला, मैंने कहा मूवमेंट। मैंने दूसरा वर्ड कौन सा कहा, मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है, जहां पर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं किया। यहां पे तो आपने क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया, तो चेंज इन पोजीशन। जबकि मूवमेंट के अंदर चेंज इन पोजीशन नहीं हुई, मूवमेंट के अंदर चेंज इन पोजीशन यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं हुई। जैसे कि ये देखो, दैट इज अ मूवमेंट, ये क्या है, मूवमेंट है। लेकिन जब मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा हूं तो दैट इज लोकोमोशन। नाउ यू गेट माई पॉइंट, ओके। चलो, तो सर इस पॉइंट का इससे क्या मतलब, ये सवाल मन में आ रहा होगा। दैट मीन्स कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है या जो फंक्शनिंग है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफर है। हम ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिमेंबर माय पॉइंट लर्नर्स, आगे ये पॉइंट काम आने वाला है। हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर माय पॉइंट, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ये चीज हमने जानी, इसलिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती है, राइट। इवन व्हेन दे आर नॉट शोइंग एनी मूवमेंट वी स्टिल नो दैट दे आर अलाइव। अच्छा, इसका मतलब क्या सर, जब हम जाग रहे हैं, क्या सर जैसे आप पढ़ा रहे हो और जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ इसी टाइम पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर सिर्फ यही टाइम ऐसा होता है जिसमें लाइफ प्रोसेसिंग होती है, या फिर हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है? क्या जब हम लोग सो रहे होते हैं या जब हम लोग एक स्टिल ऐसे बैठे हैं, क्या तब भी लाइफ प्रोसेसिंग या लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर
या फिर जो फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की, क्या वो उस टाइम पर भी एक्टिव है? तो यस माय लर्नर्स, बिल्कुल। जब आप सो रहे हैं या फिर जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे, तब भी आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो अपना काम कर रही है। सर वो कैसे? जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली जो सर्कुलेट है वो करता रहता है ना? आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। आप अगर सो रहे हैं तो ब्रीदिंग आप नॉर्मली करते रहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि हम देखते हैं कि आप CO2 को आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इन करते हैं, और ऑक्सीजन को इन करते हैं। एरो अंदर मतलब इन, एरो बाहर मतलब आउट। डाइजेशन, ये बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का चलता रहता है। ये बेसिक प्रोसेसेस जो है वो चलती रहती है। मैं जानता हूं अब आप लोग ये चीज तो समझ गए होंगे कि ब्लड सर्कुलेट करता है, बिल्कुल। ब्रीदिंग होती है जो नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, CO2 आउट, ऑक्सीजन इन। डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है, जो हम फूड खाते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे आगे। बेसिक मेटाबॉलिज्म, सर ये कैसा वर्ड है मेटाबॉलिज्म? तो चलिए बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। बच्चों, जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं, मैंने क्या कहा? मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं हमारी बॉडी में? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस का टोटल कर लो। टोटल कैसे करें सर? क्या ये कोई मैथ्स का सम है? बिल्कुल भी नहीं। टोटल ऐसे करना है कि जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो डाइजेशन से हो या फिर वो रेस्पिरेशन से हो या अदर एक्टिविटीज जो भी चल रही हैं, उन सब का टोटल जो है केमिकल रिएक्शंस का टोटल, वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, जिनके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे इस मेटाबॉलिज्म के बारे में। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। क्या कहा मैंने? कि द सम टोटल, क्या करना है हमें? The sum total of all the chemical reactions occurring in our body. This is the metabolism and that are still going on. जब आप सो रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, मैंने कहा जब आप सो रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, जब आप बैठे हैं, हर टाइम आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड करूंगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो मेटाबॉलिज्म का। जैसे कि आप जो लर्नर हैं, आपने फूड खाया होगा कभी भी, सुबह दोपहर शाम कभी भी। क्या बच्चों आपको पता लगा कि वो फूड कब डाइजेस्ट होके, हाँ ये चीज आपको पता लगी कि जब आपने फूड को इनटेक किया और जब वो आपके स्टमक में पहुंचा, क्या स्टमक में पहुंचने के बाद आपको पता लगा कि कब वो आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई और कब वो फूड जो था वो आपकी सेल्स तक पहुंच गया? तो जवाब आएगा सर बिल्कुल भी नहीं पता लगा। हमें तो सिर्फ तब पता लगा जब हमारे पेट में चूहे कूदने लगे, दोबारा से भूख लगने लगी, हमें तब पता लगा, है ना? बिल्कुल। तो यानी कि जब वो फूड डाइजेस्ट हो गया, जब वो जो फूड आपने एक कॉम्प्लेक्स और फूड लिया था, वो जब सिंपल फूड में पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया था, आपको पता ही नहीं लगा कि वो कब हुआ, है ना? यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कितनी सारी रिएक्शंस आपकी बॉडी में चलती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता। यही है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जिसको आप लोग आगे हायर क्लासेस में डील करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ आई हो। ओके, सो लेट्स मूव। ये तो सर आपने बात करी हमारी बॉडी के बारे में। क्या प्लांट्स में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल, हमें ये कंडीशन
प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, एज दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। मैंने अभी आपको कहा था ना कि जो बेचारे प्लांट्स होते हैं वो किसी तरह की मूवमेंट शो नहीं करते। क्या ये सही है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करते, मूवमेंट सर इस तरह से हमें हिलते हुए नहीं दिखते वो, हाँ लेकिन सर जब हवा चलती है तो प्लांट को हमने देखा है कि वो एक तरफ जैसे टिल्ट कर गया या कुछ हो गया, राइट। तो बिल्कुल इस तरह की, जैसे मैंने कि अभी प्रीवियस बताया था ना कि उस तरह से मूवमेंट शो नहीं करते जिस तरह से हम लोग शो करते हैं, या एक एनिमल जो है वो शो करता है, या एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है, या कॉम्प्लेक्स एनिमल शो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट बट दे आर स्टिल शोइंग साइन ऑफ लाइफ एज दे आर ग्रोइंग वेरी स्लोली एंड स्टिल बेसिक मेटाबॉलिज्म आर आल्सो देयर। सर हमें वो मूवमेंट करता हुआ तो नहीं दिख रहा, या फिर वो लोकोमोट करता हुआ तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बावजूद हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं बच्चों कि अगर हमने ये छोटा सा प्लांट सपोज हमने लगाया था तो कुछ सालों बाद वो एक बड़ा पेड़ बनते हुए हमने जरूर देखा है ना। स्लो प्रोसेस होती है लेकिन प्रोसेस जरूर होती है। इसका मतलब उसने भी जो अपना फूड लिया होगा, इस प्लांट ने भी जो अपना फूड लिया होगा, उस फूड से उसकी बॉडी में उसको एनर्जी मिली, या इसने जो अपना फूड बनाया होगा उससे उसकी बॉडी को क्या मिली, एनर्जी मिली। वो एनर्जी कैसे मिली इसको हम लोग आगे बच्चों डील करेंगे, राइट। तो इसका मतलब यहां से ये रिजल्ट निकला कि इनकी बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो है वो होती है, राइट। यानी कि यहां से जब ये बना तो इसकी बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म हुआ होगा, राइट। इसकी बॉडी में भी क्या हुआ होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट हुआ होगा, तभी तो उसने ग्रोथ किया, राइट। ध्यान रखिएगा। सो द एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी एंड चैनल इट इनटू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो मेटाबॉलिज्म का होना बॉडी के अंदर, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को शो करता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब जो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। अब चाहे वो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस मतलब जिसके बारे में हम लोग डील कर रहे हैं। सो ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन, लाइक आपका, इसके अलावा अगर मैं इसमें और ऐड करूं डाइजेशन, या फिर मैं कहूं कि जैसे सर्कुलेशन, ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती हैं, लाइक सर्कुलेशन। ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑल्सो एक्सक्रीशन एटसेट्रा, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जो एक साथ मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं। ये एक साथ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार हुई और रुक गई, या जैसे आपने आज खाना खाया तो आज डाइजेशन हुआ, उसके बाद 10 दिन तक डाइजेशन हो ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, राइट? नहीं रह सकते ना। तो इसका मतलब ये एक ऐसा काम करती है जो हर रोज होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? इसलिए हम इसके साथ एक वर्ड ऐड करते हैं कि द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। यानी कि जॉब का मतलब कि उसको रेगुलर काम करना है, उसको रेगुलर लगातार जो है ब्लड को सर्कुलेट करना है, उसको लगातार जो है बॉडी में ब्रीदिंग करनी है,
उसको लगातार जो है सेलुलर रेस्पिरेशन करना है, उसको लगातार जो है जब भी फूड आएगा डाइजेशन की प्रोसेस को करना है। ये चीज समझ आई ना? तो आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से समझ अब आ गया होगा लर्नर्स, राइट? तो यानी कि ये बात अब हमारी क्लियर हो चुकी है कि लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन या अदर जो भी प्रोसेसेस हैं, इनके अलावा वो जब एक साथ सारा काम करती हैं, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance. बॉडी मेंटेनेंस मतलब कि अगर बॉडी में कहीं भी रिक्वायरमेंट है उसको फंक्शन कराने की, या कोई भी अगर बॉडी में हार्म हुआ है उसको क्योर करने की, ये सारी प्रोसेसेस इन फंक्शंस की वजह से, इन लाइफ प्रोसेसेस की वजह से लर्नर्स हो पाती हैं। इसलिए हम इनको लाइफ प्रोसेसेस का नाम देते हैं। और आपको याद होगा मैंने एक वर्ड लिखा था, मैंने क्या लिखा था वर्ड? फिजियोलॉजी। मैंने वर्ड लिखा था फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब हम इस पूरे चैप्टर में इसी फिजियोलॉजी यानी कि हमारे ऑर्गन सिस्टम किस तरह से फंक्शन करते हैं हम उनके बारे में डील करेंगे, और वो क्या क्या अपना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को अलाइव रखने में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में अपना कैसे रोल प्ले करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बच्चों, अगर लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लोग ये डेफिनेशन जरूर लिखें, जिससे कि आपको कंप्लीट या फुल मार्क्स जो है 1 मार्क हो वो आपको मिल सके, राइट? चलिए कुछ सवाल इस इंट्रोडक्टरी पोर्शन से हम लोग बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि एक वर्ड आया यहाँ पे डिफ्यूजन। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर डिफ्यूजन जैसा वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन में कैसे आया? मैं आपको बताऊं, हमने एक बात पढ़ी थी अभी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, हमने पढ़ा था ना अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बताया था ना मैंने। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनकी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, या हम कहें कि वो प्रोसेस ना के बराबर हमें देखने को मिलती है, राइट? सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का अगर मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दूं तो वो है जैसे कि अमीबा, और इसके बारे में हम लोग बच्चों डील भी करेंगे इस चैप्टर में। तो डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन बच्चों एक सिंपल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, राइट? दैट इज, अब बोलते क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे, वही फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले ये डिफ्यूजन जो है वो करती है, प्रोसेसिंग। व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जितनी हमारी बॉडी में चाहिए ह्यूमन की, उसके लिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होती है? मैंने कहा ना कि ये चीज हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, या अपनी बॉडी में वो इस प्रोसेस के थ्रू वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की जो इनहेलेशन मैं कह सकता हूं कि, या फिर जो इनटेक करना होता है वो इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है बच्चों, ये कैसी प्रोसेस होती है? ये एक स्लो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। कैसी प्रोसेस? स्लो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, जो ज्यादातर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी उसको उनकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है? तो अगर ये स्लो प्रोसेस है और एक ह्यूमन तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन जो है ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है।
कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी में ह्यूमन की, वो कैसी रहती है? इनसफिशिएंट रहती है या पर्याप्त नहीं रहती। इसलिए हमारे पास क्या है सर? ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि इस स्लो प्रोसेस से बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, राइट? चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ कि ये एक स्लो प्रोसेस होती है और हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें ज्यादा अमाउंट में इसकी डिमांड होती है, जो कि इस डिफ्यूजन की प्रोसेस से पूरी नहीं हो सकती। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, what criteria do we use to decide whether something is alive? हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करें? अभी हमने बच्चों बात की थी ना कि हम अलाइव हैं, तो हम लोग कैसे बताते हैं कि हम लोग अलाइव हैं? भाई हम कैसे करते हैं समथिंग अलाइव? मैंने अभी क्या कहा था कि जैसे कि लोकोमोशन हमें देखने को मिलता है, या फिर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग इसके अलावा हमने बात की थी ना मूवमेंट के बारे में भी हमने इसमें बात की थी, जो कि हमें देखने को मिलती है। तो ये क्राइटेरिया हम बिल्कुल ले सकते हैं कि कोई अलाइव है या फिर नहीं है। अब आपने खुद से कभी चेयर को चलते हुए तो देखा नहीं होगा, या एक वाटर बॉटल चल के जा रही है, इधर से इधर वाटर बॉटल जा रही है, चेयर जा रही है, कभी नहीं देखा होगा ना। हाँ, आपने ये लोकोमोशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिला होगा, या मूवमेंट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे कि सर वो पेड़ तो नहीं करता। भाई पेड़ के लिए हमने ग्रोथ फैक्टर लिया ना, जो हमें उसमें देखने को मिलता है, या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो भी हमें उसको हम बता सकते हैं कि वो अलाइव है। बच्चों इसके अलावा और भी चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग भी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं हम उसमें बता सकते हैं कि कोई अलाइव है या नहीं है। गैसियस एक्सचेंज तो हो रहा है ब्रीदिंग के अंदर, ये चीज़ हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज करता है? बच्चों क्या बोला यहाँ पे? यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। क्या लेते हैं हम अपनी बॉडी के लिए बाहर से क्या लेते हैं? हमने अभी बात की थी ना, किसके बारे में हमने बात की थी बच्चों? हमने किसके बारे में बात की थी अभी? फूड के बारे में। वेरी गुड बच्चों, फूड के अलावा मैंने अभी आपको ब्रीदिंग बताया था ना, तो उसमें मैंने क्या बोला था? गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन के बारे में भी हमने बात की थी, राइट? तो यानी कि ऐसे ये चीज़ें हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन के अलावा मैं गैसेस भी बोल सकता हूँ, मैं गैसेस के बारे में भी बता सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये तो ऑक्सीजन भी हो गई जो हम बाहर से लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, और हम फूड भी लेते हैं जो बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी फूड कहाँ बनाती है? नहीं बनाती ना, बिल्कुल भी नहीं बनाती। सो इसका मतलब फूड और ऑक्सीजन जो हो गए बच्चों, वो कैसे हो गए हमारे? हम आउटसाइड से लेते हैं, हम और ऑर्गेनिज्म तो हम लोग हैं, करेक्ट? तो ये चीज आपको समझ आई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर essential for maintaining life? ये तो आप जरूर आपके माइंड में मेरे बोलते के साथ ही आ गया होगा ना? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। और हमें ये भी समझ आ गया कि हम इसमें क्या लिखेंगे। भाई प्रोसेसेस के बारे में पूछिए ना, तो अभी हमने जैसे प्रोसेसेस के बारे में बात की थी ना, जिनको आपने लाइफ प्रोसेसेस का नाम दिया था, है ना? और ये लाइफ प्रोसेसेस हमने बच्चों कौन कौन से बोले थे? ये लाइफ प्रोसेसेस हमने बोली थी कौन कौन सी? जैसे कि अभी हमने डील किया था किसके साथ? रेस्पिरेशन के साथ, है ना? या फिर आपने बोला था अभी सर डाइजेशन के बारे में भी।
सो बिल्कुल हम लोग इसमें डाइजेशन के बारे में भी डील कर सकते हैं या फिर हम उसको लिख सकते हैं। सर आपने सर्कुलेशन का भी अभी नाम दिया था, तो बिल्कुल सर्कुलेशन भी जो है वो एक लाइफ प्रोसेस के अंदर आ गया। तो ये क्या हुई हमारी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट मार्क्स में आपके पूछे जा सकते हैं जो एनसीईआरटी के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। उसके अलावा डिफाइन लाइफ प्रोसेस, आपको इसमें क्या लिखना है। मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस तो आपको पता लग गई। हमने कीवर्ड क्या लिया था यहाँ पे, हमने कीवर्ड लिया था टू मेंटेनेंस जॉब या जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताएंगे, आप इसमें बताएंगे जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। क्या बताएंगे, जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, वो कीवर्ड याद है ना। और उसके बाद तो आप लोग लिख ही देंगे कौन से, जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को हमने इसमें डील किया, हमने इसमें पढ़ा। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई हो इस इंट्रोडक्टरी लेसन के अंदर या इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। अब आगे हम लोग डील करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूट्रिशन।